नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवेंद्र सर जीएस में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एनसीईआरटी क्लास 6 के ज्योग्राफी के लेसन 3, 4 और 5 के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है लेसन 3 का, पृथ्वी की गतियाँ। पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है आपको। पहला कथन है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना घूर्णन कहलाता है, बिल्कुल सही। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को हम परिक्रमण कहते हैं, ये भी सही है। यानी कि उपयुक्त में से जो कथन 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी कि 23.5 डिग्री आपका जो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रदीप्ति वृत्त या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहते हैं? ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है उसे कहते हैं, या फिर ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जाती है। ये दोनों गलत है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन या प्रदीप्ति वृत्ति हम कहते हैं ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, इसको हम क्या कहते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिक्रमण, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में जो परिवर्तन होता है वह ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है। यानी कि सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर लगा रहा होता है तो पृथ्वी का स्थिति जो है वो परिवर्तित होता रहता है। कभी सूर्य के सामने इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला मतलब उत्तरी गोलार्ध वाला पार्ट आता है, तो कभी दक्षिणी गोलार्ध वाला पार्ट आता है, और कभी बीच वाला पार्ट आता है। इस वजह से स्थान के अनुसार जो है ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। यानी कि 21 जून में अधिक ऊष्मा जो प्राप्त होती है वो उत्तरी गोलार्ध में प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती हैं। पृथ्वी के इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी के इस अवस्था को हम उत्तर अयनांत कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। दक्षिण अयनांत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो दक्षिण अयनांत के संदर्भ में दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुक जाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे दक्षिण अयनांत की बात कर रहा है तो उत्तरी अयनांत के सेम ऑपोजिट होगा। तो वहाँ पे उत्तरी ध्रुव पर सूर्य, उत्तरी ध्रुव जो है सूर्य की ओर झुका होता था, तो दक्षिणी अयनांत में क्या होगा? दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होगा। ये यानी कि ये ऑप्शन सही है। दूसरा कह रहा है कि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ेंगी, तो दक्षिणी ध्रुव में ही मकर रेखा है 23.5 डिग्री पर, तो सूर्य की किरणें जो है वो मकर रेखा पर सीधी पड़ेंगी। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन और लंबी रातें वाली ऋतुएं होंगी, ये गलत है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में बड़े दिन और छोटी रातें होंगी। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। विषु के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें से जो इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, ये भी सही है, और पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, ये भी सही है, और कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, ये भी सही है। कब? विषुव के संदर्भ में, जब जो है सूर्य की किरणें डायरेक्ट भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर इक्वेटर पे पड़ती हैं तब। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। लीप वर्ष, अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? तो हर एक 4 साल बाद एक लीप वर्ष आता है, और उस लीप वर्ष में जो है 366 दिन होते हैं, क्योंकि उसमें फरवरी जो है वो 29 दिनों का हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब अगले लेसन की बात करते हैं हम। लेसन नंबर 4, मानचित्र। इसके पहले प्रश्न की बात करेंगे हम। भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि भौतिक मानचित्र में जो है वो पर्वत, पठार, मैदान और महासागर को शामिल किया जाता है। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1, 2, 3 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पॉलिटिकल मैप, यानी कि राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम।
थीमेटिक मानचित्र में किसे किसे शामिल किया जाता है? तो थीमेटिक मानचित्र में आपको सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र, यानी कि 1 और 2 या 2 और 3 या 1 और 3 या उपयुक्त सभी। तो मैं आपको बताते चलूँ कि थीमेटिक मानचित्र में आपको सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र और वन तथा उद्योगों के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र भी शामिल किए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु बिंदु कहा जाता है? मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम सबको क्या कहा जाता है? प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है? तो रूढ़ प्रतीक जो है मानचित्र के संदर्भ में हम कहते हैं जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो, उनको हम क्या कहते हैं? रूढ़ प्रतीक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन कह रहा है जो मानचित्र पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होते हैं उन्हें रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं, ये सही है। दूसरा कह रहा है, ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। दूसरा कह रहा है एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। इट मीन्स दैट ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे नेक्स्ट लेसन की बात करेंगे हम। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल जो लेसन है, लेसन नंबर 5, इसके पहले प्रश्न की हम बात करेंगे कि जल मंडल में जल की कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? तो जल मंडल में हम जल की सभी अवस्थाओं को शामिल करते हैं, जल, बर्फ और जलवाष्प, यानी कि इसमें जल क्या हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा, बर्फ क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा, जलवाष्प क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी अवस्थाओं को हम क्या करते हैं? इसमें शामिल करते हैं, ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्थाओं को। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जैवमंडल के अंतर्गत कौन से परिमंडल शामिल है? स्थल मंडल एवं जैवमंडल, जैवमंडल एवं वायुमंडल। तीसरा कह रहा है कि स्थल मंडल एवं वायुमंडल। चौथा कह रहा है स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जैव मंडल के अंतर्गत हम स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों को सम्मिलित करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर की अगर हम बात करें तो माउंट एवरेस्ट, संभवतः सभी लोग जानते होंगे, माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में स्थित है, सबसे बड़ा महासागर है स्थित है, सबसे गहरा महासागर क्या है? यही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो पृथ्वी के महाद्वीपों के आकार के अनुसार जो सही क्रम है वो है आपका एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो इस हिसाब से जो आपका दिया हुआ है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में शामिल हैं, यानी कि एशिया तथा यूरोप को कौन सी स्थलीय संरचना अलग करती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये जो यूराल पर्वत है और ये जो यूराल नदी है, ये दोनों क्या है? शामिल है किसको? स्थलीय संरचना में, एशिया और यूरोप को अलग करने में, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों, केवल 1 और 2। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, अगला प्रश्न कह रहा है एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का क्या नाम है? तो एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का नाम है आपका स्वेज नहर। कौन सा नहर है? स्वेज नहर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? तो उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है वो आपके पनामा देश में मिलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है कि इन कथनों में से कौन सा सही है। तो इस महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर नहीं, पूर्व में इसके अटलांटिक महासागर तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है। दूसरा कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर फैली है, सही है ये। तीसरा कह रहा है इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है, ये भी सही है। यानी कि 2 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्या है, द्वीपीय महाद्वीप है। यहाँ पे बहुत सबसे ज़्यादा द्वीप पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है, गलत। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के बीचों बीच में स्थित है। दूसरा कह रहा है यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं करता, सही। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, केवल 2 इसमें का सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आकार के आधार पर महासागरों का सही क्रम कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आकार के आधार पे जो सही क्रम है वो हो जाएगा पहले प्रशांत महासागर, फिर हो जाएगा अटलांटिक महासागर, फिर हो जाएगा आपका हिंद महासागर, फिर हो जाएगा आपका दक्षिण महासागर, फिर हो जाएगा आपका आर्कटिक महासागर। यानी कि 1 3 2 4 5, तो 1 3 2 4 5 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नीचे दिए गए कथन किस महासागर से संबंधित है। तो ये कह रहा है कि यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। यानी कि ये प्रशांत महासागर की बात कर रहा है। यानी कि दूसरा कह रहा है यह अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक गहरा है, ये भी प्रशांत महासागर की बात कर रहा है। इस महासागर के एक ओर एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और तथा दूसरी ओर उत्तरी और दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है, यानी कि ये भी प्रशांत महासागर की बात कर रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन क्या कह रहा है, अटलांटिक महासागर की तट रेखा पोताश्रयों एवं पत्तनों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति रखती है। कथन ए इसका जो है वो क्या है, तो कथन ए इसका जो है आपका सही है। लेकिन कारण कह रहा है कारण कह रहा है अटलांटिक महासागर की तट रेखा सीधी एवं चौड़ी है। तो अटलांटिक महासागर की तट रेखा ना ही सीधी है और ना ही चौड़ी है, यानी कि ए सही है लेकिन आर गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार करना है आपको। कथन कह रहा है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है आपका कि यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से हो रहा है, तो ये भी सही है। और ये उसका कारण भी सही है कि उसी का ये कारण है। यानी कि पहला कह रहा है कथन कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं, यानी कि ये कथन जो है वो बिल्कुल सही है। और उस तापमान में वृद्धि का कारण यह है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए एंड आर इज दोनों क्या हैं, सही हैं, और इसका सही ये कारण भी है। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नीचे दिए गए युग्मों को सुमेलित करना है आपको। तो प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर का आपका हो जाएगा ये लगभग क्या है, सर्कल का है, यानी कि वृत्ताकार है। अटलांटिक महासागर, तो अटलांटिक महासागर जो है आपका ये अंग्रेजी भाषा के एस आकार के समान है। तीसरा कह रहा है हिंद महासागर, तो तीसरा कह रहा है हिंद महासागर, तो इसका ये जो शेप है वो ट्रायंगल शेप है, त्रिभुजाकार आकृति है। और आर्कटिक महासागर तो आप जानते ही हैं कि ये उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यानी कि ऑप्शन इसका जो पूट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 2 1 और 4। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वायुमंडल में मध्यमंडल किन 2 मंडलों के बीच पाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में, कि समताप मंडल और आयन मंडल बीच में, कि बहिर्मंडल और आयन मंडल के बीच में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समताप मंडल और आयन मंडल के बीच में क्या पाया जाता है, मध्यमंडल पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है, गलत। दूसरा कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होती है, सही। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन गैस है वो सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है।